प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग को इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आइए हम लोग आज बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण पाठ अग्नाशय के विषय में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखें। अग्नाशय के से संबंधित हम इस वीडियो के माध्यम से पूरे प्रश्नों का उत्तर देंगे, पूरे प्रश्नों को जानेंगे जो भी परीक्षाएं में पूछाते हुए कंप्लीट होगा। तो शुरू करते हैं इसको, अग्नाशय को एक पॉइंट हम लोग समझेंगे। अग्नाशय का इंग्लिश नाम पैनक्रियाज भी होता है। पैनक्रियाज कभी कभी ऐसे ही लिखा मिल जाता है परीक्षाओं में, और हिंदी और अंग्रेजी आजकल एक जैसा ही लिखता है, इसलिए पैनक्रियाज, अग्नाशय, पैनक्रियाज ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों सही है। ठीक है। अग्नाशय के विषय में हम लोग थोड़ा समझेंगे। अग्नाशय हमारा इस विषय में जो 2 पॉइंट याद रखना है। अग्नाशय ग्रंथि हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड या दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि। पहला कौन है? दूसरा बड़ी ग्रंथि है पैनक्रियाज या अग्नाशय, और पहला ग्रंथि जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर। 1 नंबर पर लीवर और दूसरे नंबर पर पैनक्रियाज। और दूसरे, एक पहला पॉइंट याद रखना है ये बात। दूसरा पॉइंट याद रखना है, अग्नाशय ग्रंथि हमारे शरीर में उभयस्रावी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, या इसे मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसे उभयस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। उभयस्रावी या मिक्स्ड, या इसका एक इंग्लिश शब्द आता है हेट्रोक्राइन, जैसे इंडोक्राइन, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो उभयस्रावी याद रखिएगा, उभयस्रावी ग्रंथि। कई बार प्रश्न में आता है निम्नलिखित में कौन उभयस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। तो एक बहुत सारा ग्रंथि, पिट्यूटरी, एड्रिनल, आपका टेस्टिज, ओवरी, कुछ भी दिया रहे उसमें ढूंढना है उभयस्रावी ग्रंथि के लिए पैनक्रियाज, अग्नाशय। ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें एक और बात है कि इसका अंतःस्रावी भाग कौन होता है। तो याद रखना है कि अंतःस्रावी भाग का नाम है इजलेट ऑफ लैंगरहांस, इंग्लिश में कहते हैं, या लैंगरहांस की दीपिका। लैंगरहांस की दीपिका अंतःस्रावी भाग है। इस ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग है लैंगरहांस की दीपिका, और बाकी जो भाग होते हैं ग्रंथि का वो सभी बहिस्रावी भाग है। तो 2 तरह ग्रंथि होता है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि ग्रंथि 2 तरह का होता है। जो हार्मोन स्रावित करता है उसे अंतःस्रावी करते हैं, और जो एंजाइम स्रावित करता है उसे बहिस्रावी कहते हैं। तो ये लैंगरहांस की दीपिका जो है यही हार्मोन स्रावित करता है, इसलिए अंतःस्रावी भाग केवल हुआ लैंगरहांस की दीपिका। अग्नाशय ग्रंथि एंजाइम भी स्रावित करता है और हार्मोन भी स्रावित करता है। तो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है, इसलिए इसको कहते हैं उभयस्रावी ग्रंथि। इसका स्थान कहाँ है, ये रहता कहाँ है? तो इसको देखिए, ये हमारे आमाशय और आंत के बीच में एक बीच का जो जगह है उसी जगह पर स्थित रहता है। इसको फिगर से हम लोग देखते हैं, ये जो भाग है इसका नाम, ये छोटी आंत का हिस्सा है लेकिन इसका नाम है डुडेनम। याद रखेंगे, डुडेनम होता है। और इस डुडेनम, या इसको डुडेनम या हिंदी में ग्रहणी भी कहते हैं, ये छोटी आंत का हिस्सा है। और ये हिस्सा जो है आमाशय, इसका नाम है आमाशय। और ये हिस्सा जो बीच में हुआ ये तो हो गया आंत, या इसको हम लोग बड़ी आंत का हिस्सा, ये बड़ी आंत है, ऊपर में है बड़ी आंत। बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में बड़ी आंत का स्थान और अमाशय के स्थान के बीच का जो जगह है
इस जगह पर जो स्पेस है यहाँ पर एक पत्ती की तरह स्ट्रक्चर है। कभी कभी पूछा जाए कैसी आकृति होती है, तो याद रखिएगा ये पत्ती की तरह होती है। ये पत्ती की तरह होती है, जो देखने में लगेगा पत्ती है, ऐसे ऐसे आकृति होती है। ठीक है, इस तरह का आकृति होती है। ये है अग्नाशय, यही है अग्नाशय। अग्नाशय ये ध्यान रखिएगा। और ये अग्नाशय से एक और ऊपर से पीत जो होता है, लीवर का जो हिस्सा है, लीवर का जो हिस्सा है, लीवर में एक पीत की थैली होती है, और ये पीत की थैली का जो नली होती है पीत की रस के निकलने के लिए, वो पीत का रस का देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ पर ऊपर में जो हम एक नली आ रही है वो पीत की नली है, और ये नली दोनों मिल जाती है, और ये दोनों नली मिल करके यहाँ पर इसमें खुलती है, इसमें अपना खुलती है। तो इसी से देखिएगा लीवर के पीत का रस भी और अग्नाशय का रस भी मिल करके एक जगह खुलती है, कहाँ पर? ड्यूडेनम पर, है ना। अग्नाशय जो है ये एक अग्नाशय रस निकालता है, जिसको अग्नाशयिक रस या पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। इसमें एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम को हम लोग बाद में देखेंगे, ट्रिप्सिन वगैरह एंजाइम होते हैं, तो उसको हम ट्रिप्सिन की बात बोल रहे हैं। लेकिन पहले हम यहाँ पर देखते हैं, इस एंजाइम के बाद हम पाचन में करेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसके लांगरहांस की दीपिका के विषय में। इसमें इसके अंदर जब देखा जाए तो इसमें कहीं कहीं बीच बीच में कहीं कहीं पर अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग कोशिका की समूह होती है, अलग अलग कोशिका की समूह होती है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग कई कोशिका की समूह होती है। इसी का नाम है, इस जो समूह होते हैं इसी का नाम है लैंगरहांस की दीपिका। इसका नाम है लांगरहांस की दीपिका। ये है लैंगरहांस की दीपिका। ठीक है, अब ये लैंगरहांस की दीपिका जो है यही है यहाँ पर अंतःस्रावी भाग, और बाकी सारा भाग जो है वो है बहिस्रावी भाग। अभी एक चीज और ध्यान रखिएगा कि लैंगरहांस की दीपिका का मात्र 2% ये होता है टोटल अग्नाशय का, और बाकी जो भाग होता है 98%। इसीलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं लैंगरहांस की दीपिका का कितना कुल स्थान भाग होता है, तो 2%। मात्र लैंगरहांस की दीपिका 2% होते हैं जो हार्मोन स्रावित करते हैं, और अग्नाशय का शेष भाग कितना होता है, तो 98% शेष भाग। इसलिए अब इस फिगर को आप समझ गए होंगे, क्लियर है कि ये कहाँ पर होता है, तो कहेंगे अमाशय के ठीक नीचे और आंख के ठीक ऊपर बीच वाले भाग में। और ये दो तरह का काम करता है, एक बहिस्रावी भी हार्मोन स्रावित करता है, अंतःस्रावी भी लैंगरहांस के द्वारा अंतःस्रावित होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं ये बहिस्रावी हार्मोन कितना स्रावित करता है, अंतःस्रावी कितना। तो इसका अंतःस्रावी भाग जो है अभी हम चर्चा किए थे मात्र 2% होता है, मात्र 2%। और बहिस्रावी भाग होता है वो बहिस्रावी जो होता है वो 98%। अंतःस्रावी 2% और बहिस्रावी 98%। इसीलिए ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे जो हमारा जो प्रमुख हार्मोन है इंसुलिन वो यहीं से स्रावित होता है, और वो इसी 2% में रहता है। तो आते हम लोग देखते हैं इसका लैंगरहांस की दीपिका करता क्या है, इसमें कैसे हार्मोन स्रावित होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे लैंगरहांस की दीपिका का हार्मोन, लैंगरहांस दीपिका के विषय में पढ़ते हैं। लैंगरहांस की दीपिका, लैंगरहांस दीपिका। तो इसमें 3 तरह कोशिका होता है, इसमें 3 तरह कोशिका होता है, इसमें 3 तरह के कोशिका होता है। पहला कोशिका का नाम है अल्फा कोशिका, दूसरा का नाम है बीटा, तीसरा का नाम है डेल्टा कोशिका। ये 3 प्रमुख कोशिका है। एक और कोशिका होता है इसमें गामा कोशिका भी होती है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर लिख रहे हैं आपको समझाने। ठीक है, तो अल्फा बीटा और डेल्टा मुख्य महत्वपूर्ण है। और अल्फा कोशिका ये लैंगरहांस में 3 तरह का कोशिका से बने होते टापू। तो अल्फा कोशिका जो है ये करीब करीब 25% होता है, बीटा कोशिका करीब करीब 60% होता है, और डेल्टा कोशिका करीब करीब ये 10% होता है। बाकी ये गामा उमा जो होते हैं सब 5% होते हैं। ठीक है,
तो ये देखिए ये 25, 60, 10, 5%। उसी तरह से इसका हार्मोन देखिए ये इतना मिला करके आपको 100% होते हैं सब मिला करके लैंगरहांस का। और इसके विषय में देखिए ये हार्मोन जो स्रावित करेगा अल्फा कोशिका, इसका हार्मोन का नाम है, गौर कीजिएगा ये हार्मोन कौन कौन स्रावित करता है। तो अगर पूछा जाए कि लैंगरहांस का हार्मोन कौन कौन है, तो पहला हार्मोन जो है अल्फा कोशिका द्वारा जो स्रावित होता है, इसका पहला हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन हार्मोन। इसका जो कोशिका बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है ये है इंसुलिन। और ये तीसरा जो है इसका है सोमैटोस्टेटिन। और इसका जो है ये है सेक्रेटिन नहीं, गैस्ट्रिन। ये 4 हार्मोन स्रावित करते हैं, ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमैटोस्टेटिन, गैस्ट्रिन। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि चारों हार्मोन अलग अलग कोशिका स्रावित करते हैं। ध्यान रखिएगा ग्लूकागोन कौन स्रावित करता है, अल्फा कोशिका। इंसुलिन कौन स्रावित करता है, बीटा कोशिका। सोमैटोस्टेटिन कौन स्रावित करता है, डेल्टा कोशिका। और गैस्ट्रिन कौन स्रावित करता है, गामा कोशिका। अब पक्का है कि बीटा कोशिका 60% है, इसलिए इंसुलिन भी 60% होगा। ग्लूकागोन 25% है, इसलिए ग्लूकागोन 25% रहेगा। जो जिस रेशियो में है हार्मोन भी उसी रेशियो में रहेगा। तो सबसे ज्यादा हार्मोन ये होता है। या हम लोग पहले आते हैं ग्लूकागोन हार्मोन के विषय में जान लेते हैं, उसके बाद इंसुलिन के विषय में, सोमैटोस्टेटिन और गैस्ट्रिन के विषय में। तो पहला हम लोग आते हैं अल्फा कोशिका पर, 1 नंबर समझेंगे अल्फा कोशिका पर। और अल्फा कोशिका यानी कौन सा हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन पर। तो हम लोग आते हैं ग्लूकागोन हार्मोन। और ग्लूकागोन हार्मोन हमारे शरीर के लिए एक प्रमुख काम करता है। ये ग्लूकागोन हार्मोन प्रमुख काम करता है। क्या प्रमुख काम करता है, तो ये हार्मोन ग्लूकागोन जो है ये काम जो है इसका मुख्य रूप से काम है ग्लाइकोजेनोलिसिस। एक टर्म लिखते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है। मतलब क्या है इसको समझ रहे, एक टर्म याद रखने से काम इसका खत्म। अगर ये टर्म याद रख गया तो लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, और ग्लाइकोजेनो माने ग्लाइकोजेन को तोड़ना। माने ये क्या करता है, तो ग्लाइकोजेन को तोड़ करके ग्लूकोज बनाता है और हमारे रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ा देता है। ग्लूकोज को कब बढ़ा देता है, जब अगर आपके रक्त में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से कम हो जाएगा। नॉर्मल हम लोग का करीब 80-90 तक रहना चाहिए कम से कम, उससे भी अगर कम हो जाएगा तो ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है। और वह हार्मोन आपके ग्लाइकोजेन को तोड़ता है और ग्लूकोज में बनता है। अब ग्लाइकोजेन क्या है कि जो हमारे शरीर में ग्लूकोज अतिरिक्त रहता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में बदल करके स्टोर रहता है। जैसे आपके घर में जब ज्यादा पैसा होता है तो आप बैंक में जमा रखते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर में जब अधिक ग्लूकोज रहता है तो वो अपना शरीर के लीवर और मांसपेशी में दूसरे रूप में बदल के रखता है, तो उसको कहते हैं ग्लाइकोजेन। यही ग्लूकोज है लेकिन वहाँ ग्लाइकोजेन के रूप में है। तो जब कम हो जाएगा तो आप जैसे बैंक से पैसा निकालते हैं, वैसे जब ग्लूकोज कम हो जाता है शरीर को तो ये ग्लाइकोजेन को तोड़कर फिर ग्लूकोज बना देता है। यानी ग्लूकोज हमको डायरेक्ट एनर्जी देता है, ग्लाइकोजेन डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता है, इसलिए ग्लूकोज बनाना पड़ता है। तो ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजेन को तोड़ करके ग्लूकोज बनाता है। इस प्रक्रिया का नाम है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, माने ग्लाइकोजेन को तोड़ना। जहां लाइसिस शब्द रहेगा वहां तोड़ना समझना है, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, ये रक्त में शुगर का स्तर बढ़ा देता है। शुगर लेवल हम लिखते हैं, शुगर लेवल बढ़ाता है, माने हमारा शुगर कम होगा तो बढ़ा देगा शुगर, ठीक है। और इसका मेन लिखे ये शुगर लेवल बढ़ा देता है। ये कब स्रावित होगा, तो जब आपके शरीर में ग्लूकोज कम रहेगा तब स्रावित होगा। यानी ये ग्लूकोज कम होने पर, ग्लूकोज स्तर कम रहने पर स्रावित होता है, कम रहने पर स्रावित होता है।
याद रखना है, स्रावित होता है। अब ग्लूकोज स्तर कम रहने का एक टर्म आता, कभी कभी आपको ये याद रखना है, ग्लूकोज स्तर कम, इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। एक शब्द याद रखिएगा, हाइपोग्लाइसेमिया। कभी कभी आपको पूछ दिया जाए कि अगर ये प्रश्न पूछे कि ग्लूकागोन कब स्रावित होता है, हाइपरग्लाइसेमिया में कि हाइपोग्लाइसेमिया में या केवल ग्लाइसेमिया में, तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया जब रहेगा, माने ग्लाइसेमिया मतलब होता है ग्लूकोज, और हाइपो माने कम, जब ग्लूकोज कम रहेगा तब ये स्रावित होगा ग्लूकागोन हार्मोन, और ये ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज को फिर बढ़ा देगा। इसका काम है ग्लूकोज के लेवल को रक्त में बढ़ाना, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस, मैंने ग्लाइकोजन को तोड़ना, या इसको कह सकते हैं ग्लूकोजेनोसिस, या इसको कहते हैं, या एक टर्म आता है इसको एक ग्लूकोजेनोसिस, ये ऐसा भी कर सकता है कि ये ग्लाइकोजेनोलिसिस का मतलब समझ लीजिए कि ग्लाइकोजन को तोड़ना, और एक होता है ग्लूकोजेनेसिस, जेनेसिस। तो ग्लूकोजेनेसिस जो होता है, इसका मीनिंग होता है ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोज का बनना। तो ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोज बनता है, इसको कहते हैं ग्लूकोजेनेसिस। तो ये भाई ग्लाइकोजन को तोड़कर क्या कर रहा है, ग्लूकोज को तो बना रहा है, ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बना रहा है। तो ये ग्लूकागोन हार्मोन का दो काम हुआ, ये पहला काम हुआ ग्लाइकोजेनोलाइसिस, और दूसरा काम हुआ ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस माने ग्लूकोज का बनना, और ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का तोड़ना, ग्लाइकोजन को तोड़ना, ग्लाइकोजन को तोड़ना। तो ये दो ही काम करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है और ग्लूकोज को बनाता है। बस इसका दो काम, इतना हम जो जितना बोले इसका संक्षेप इतना ही है, ये दो काम करता है। ठीक है, स्रावित कहाँ होता है, अल्फा कोशिका से। ठीक है, अल्फा कोशिका स्राव होता है, दो काम करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है, ग्लूकोज को बनाता है, ग्लाइकोजन का तोड़ना ग्लाइकोजेनोलिसिस, और ग्लूकोज को बनाना ग्लूकोजेनेसिस। अब हम आते हैं इंसुलिन पर। दूसरा हार्मोन था इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन ये किससे स्रावित होता है, इधर बीटा सेल से। कहां से स्रावित होता है, कई बार पूछा है, बीटा सेल द्वारा। अभी हम बोले थे कोशिका के 4 प्रकार की कोशिका सेल था, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो उसी में से ये बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है। ये हार्मोन जो है, इसके याद रखना है, ये पहला किसी संग्रहित हार्मोन है, माने सिंथेसिस किया हुआ हार्मोन। हम लोग जो लैब में या किसी तरह से जो हमारे अलग से निकाल करके, किसी जीव से निकाल करके तैयार किया गया हो शीशी में, और किसी को देने के लिए बनाया गया हो, ये पहला हार्मोन है। तो किसी जीव से संग्रहित किया गया पहला हार्मोन, जीव से संग्रहित किया गया पहला हार्मोन, किया गया पहला हार्मोन है। मैंने हार्मोन का खोज जो हुआ था वो सिक्रेटिव था, उसका खोज किया था कौन, तो जो पहला हार्मोन हुआ था सिक्रेटिव, उसका खोज किया था स्टर्लिंग, और बेलिस एंड स्टर्लिंग वो हम बाद में क्वेश्चन के रूप में आपको दे देंगे। लेकिन अभी हम यहाँ केवल इतना ही बता रहे कि इंसुलिन हार्मोन जो है उसके विषय में बता रहे हैं कि ये किसी जीव से संग्रहित किया गया पहला हार्मोन, और किससे खोजा गया था, तो कुत्ता से निकाला गया था। किसे, कुत्ता से निकाला गया था, और कुत्ता के प्रक्रिया से निकाल करके इसे हार्मोन को तैयार किया गया था। तो ठीक है, इसको खोज कौन किया था, तो बेंटिंग और बेस्ट किया था। खोज किया था बेंटिंग और बेस्ट, दो व्यक्ति हैं, ये इन्होंने मिलकर खोज किया था इसको, इसके लिए नोबेल भी मिला था इनको। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, ये हार्मोन का काम क्या है। अब देखिएगा, ये हार्मोन का मुख्य काम जो है, इस हार्मोन का काम है, एक टर्म फिर यहाँ पर आएगा, इस टर्म को याद रखिएगा। इस हार्मोन का काम है ग्लाइको, इंग्लिश में लिखते हैं एक टर्म, फिर हिंदी में लिख देंगे ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेन प्लस सिस माने बनना, तो यानी इसका मतलब हुआ ग्लाइकोजेन का बनना। यहां पर लिखे हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो जो ग्लाइकोजेन को बनाने का काम करता है, इसका मेन काम है, ये इंसुलिन हार्मोन काम है ग्लाइकोजेनेसिस। मतलब हमारे शरीर में ग्लूकोज जब ज्यादा हो जाए तो उस ग्लूकोज को कम करने के लिए इस ग्लूकोज को उठा करके लीवर में या मांसपेशी में ग्लाइकोजेन के रूप में संचित कर दिया जाता है।
इस क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रक्रिया का नाम है ग्लाइकोजेनेसिस। अर्थात इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि ग्लूकोज को बदल देता है किसमें? ग्लूकोज को बदल देता है किसमें? तो ग्लाइकोजेन में। ग्लाइकोजेन में कौन हार्मोन? तो इंसुलिन हार्मोन। ये कौन हार्मोन यहाँ पर काम करेगा? इंसुलिन हार्मोन काम करेगा। तो ग्लूकोज रहेगा तो ग्लाइकोजेन में बदल जाएगा। तो क्या होता है? ग्लाइकोजन कहाँ रहता है? ग्लाइकोजन लीवर में और मांसपेशी के ऊतक में जमा हो जाता है, यानी रक्त से हट जाता है। जब रक्त से हट जाएगा तो आपका रक्त जब जांच में देंगे, खून में जांच में देंगे, तो वहां पर ग्लूकोज आपको कम दिखाई देगा, नॉर्मल दिखाई देगा। और इंसुलिन अगर नहीं रहेगा तो ग्लूकोज बढ़ा हुआ दिखाई देगा। इसीलिए चीनी बीमारी या डायबिटीज या मधुमेह बीमारी उसी को होता है जिसको इंसुलिन कम होता है या जिसका ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है, इसी को हम लोग डायबिटीज कहते हैं। तो यही हार्मोन जो है, इसका काम है हमारे अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, जिससे हम डायबिटीज से बचे रहते हैं। और इसी हार्मोन की गड़बड़ी से हमारा एक रोग जो है डायबिटीज या डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, ये होता है। अब इस हार्मोन के विषय में थोड़ा और जानते हुए, ये देखिए इसका कमी हो जाए तो कमी होने पर जो रोग होता है, इस हार्मोन के कमी होने पर कौन सा रोग होता है? तो होता है मधुमेह या डायबिटीज। लेकिन कौन सा डायबिटीज? तो एक इंग्लिश शब्द याद रखिएगा, डायबिटीज मेलाइटस। अगर आपके पास शब्द याद रखना इसलिए जरूरी है डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस भी एक होता है, जो कि स्पेशली वैसोप्रेसिन हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्रंथि का हार्मोन था, उस हार्मोन की कमी से होता है। उसमें पेशाब केवल ज्यादा होता था, उसमें चीनी का बीमारी नहीं होता था, चीनी नहीं बढ़ता है। और डायबिटीज मेलाइटस में चीनी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों याद रखना पड़ेगा। डायबिटीज इंसिपिडस किससे कमी से होता है? तो वैसोप्रेसिन। और डायबिटीज मेलाइटस किससे कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से। ये इसी को हम शुगर बीमारी कहते हैं, इसी को हम मधुमेह बीमारी कहते हैं, ज्यादातर हम इसी कहते हैं डायबिटीज बीमारी। तो ये बीमारी हो जाए तो इसमें क्या होता है? तो इस बीमारी में हो जाएगा तो इसमें इंसुलिन कम हो जाएगा। तो शुगर आपका ग्लाइकोजन में नहीं बन पाएगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बन पाएगा, शुगर सब ब्लड में रह जाएगा। इसीलिए इसमें शुगर का लेवल बढ़ जाता है, शुगर लेवल हाई हो जाएगा। शुगर लेवल हाई ज्यादातर यही होता है, चीनी का बीमारी, चीनी बढ़ जाएगा, शुगर लेवल हाई हो जाएगा। और शुगर लेवल हाई हो जाने से होता क्या है? उसको पेशाब ज्यादा होता है, इसमें भी पेशाब ज्यादा होता है। इसमें प्यास, अब ज्यादा प्यास पेशाब होगा तो प्यास भी ज्यादा लगेगा, उसे पानी ज्यादा बार चाहिए, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, प्यास नहीं हो तो डिहाइड्रेशन भी हो जाता है बार बार पानी कम हो जाने से। और ऐसे व्यक्ति के जो दृष्टि में दृष्टि भ्रम होता है, मतलब थोड़ा आंख में सही सामने नहीं कुछ दिखता है, दृष्टि भ्रम करते हैं। ब्लड विजन मैंने कुछ सामने अजब मैंने साफ नहीं दिखाई देना, ऐसा होता है। इसके पास जो होता है, ऐसे व्यक्ति के शरीर में अगर कोई कट फट जाए तो घाव देर से भरता है, घाव देर से भरना। और गैंग्रीन कभी कभी हो जाता है, कभी कभी घाव नहीं भरता है, अंदर में सड़ भी जाता है, इसको कहते हैं गैंग्रीन हो जाना, सेप्टिसेमिया हो जाना। इससे लोगों को मधुमेह, हृदय रोग भी हो जाता है, ऐसे लोगों का किडनी रोग हो जाता है। ये बड़ा खतरनाक है, ऐसे लोगों को बचना पड़ता है, विभिन्न रोग का संक्रमण हो जाता है, बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। इसलिए इसको इंसुलिन का, चाहे तो इंसुलिन का बाहर से दबा देते हैं, या फिर वैसे लोगों को दौड़ने का या ज्यादा काम करने का सलाह दिया जाता है, ताकि वो जो बेकार का पड़ा हुआ ग्लूकोज है वो शरीर में उपयोग हो जाए। हमें ऊर्जा जो देता है ग्लूकोज ही देता है, तो हम जितना काम करेंगे उतना ग्लूकोज हमारा खत्म होगा, और काम नहीं करेंगे तो हमारा ग्लूकोज पड़ा रहेगा। इसीलिए अगर यह बीमारी है तो ज्यादातर प्रयास करना है कि हम दौड़ते धूपते काम करते रहें, तो ये ग्लूकोज हमारा खत्म होता रहेगा। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें जैसे अगर आपका जो शुगर लेवल हाई हो जाता है, शुगर लेवल हाई हो जाएगा, तो वहां पर अभी अगर अधिक हो जाए, हाई हो जाए, तो इसका एक नाम है, हाई हो जाने पर इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लाइसेमिया का मतलब होता है शुगर, और हाइपर माने अधिक। तो अधिक लेवल हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। कम होता था तो कहते थे हाइपोग्लाइसेमिया, अभी इसे पीछे पड़े थे। तो हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया किसमें होता है?
तो हाइपरग्लाइसेमिया है डायबिटीज लोगों को, जिसको डायबिटीज होता है उसमें हम पाया जाता है हाइपरग्लाइसेमिया। अब इसमें एक चीज है कि भाई कब है नॉर्मल लेवल, तो शुगर का जो नॉर्मल लेवल है इसका होना कितना चाहिए व्यक्ति में, तो 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml होना चाहिए व्यक्ति में। 100 ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल शुगर, ये होना चाहिए, ठीक है। और अगर 80 ये है सबसे नॉर्मल कहते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल, ये नॉर्मल है ठीक ठाक आदमी का। लेकिन अगर 80 से कम हो जाए तो हम लोग कहेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। तो हाइपोग्लाइसेमिया माने हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लाइसेमिया इंग्लिश टर्म है हाइपोग्लाइसेमिया। तो हाइपोग्लाइसेमिया क्या कहेंगे, जब ये 60 mg से कम हो जाए या 80 से कम हो जाए, 80 से कम 80 मिलीग्राम से कम हो जाए, तो 80 मिलीग्राम से कम हो जाए तो हम हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। मेनली 60 से ज्यादा कम हो जाता है तो उसको हम लोग हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। मेनली कितना होना चाहिए, 60 से कम, अगर बहुत बुरी है तो 60 से कम को हम लोग ज्यादा कहते हैं। इसमें लोग बेहोश हो जाता है, गिर जाता है चक्कर लगा के, कोमा चला जाता है, तुरंत उसको घोर के चीनी पिलाना पड़ता है तो होश में आता है। और ये होता है हाइपरग्लाइसेमिया, जब हाइपर डायबिटीज या इसमें, तो हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब हो गया, ग्लाइसेमिया का मतलब हो गया कि इसमें कम से कम 120 से ऊपर हो जाए। 120 है नॉर्मल, तो ये 150 से अधिक हो जाए, 150 mg से ऊपर हो जाए, इसको कहेंगे ये 100 ml के लिए बोला गया, ठीक है। तो ये इससे अधिक हो जाए तो इसको हम लोग कहेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। तो हाइपरग्लाइसेमिया में 150 से अधिक हो जाए शुगर, और तो कहेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। और हाइपोग्लाइसेमिया में 60 से कम हो जाता है, ठीक है। ये शब्द कभी कभी याद रखना पड़ता है कि हाइपरग्लाइसेमिया हाइपोग्लाइसेमिया क्या है, लेकिन ये प्रश्न तो बार बार पूछता है कि नॉर्मल लेवल कितना है, तो 80 से 120 मिलीग्राम आपको ध्यान रखना है। कभी कभी 90 से 120 में है तो भी सही है, ठीक है। आगे हम लोग एक और हार्मोन पढ़े थे, तीसरा हार्मोन ये है, तीसरा हार्मोन डेल्टा कोशिका के विषय में बता रहे थे। डेल्टा कोशिका जो हार्मोन है इसका है, एक हार्मोन देता था डेल्टा कोशिका, कौन हार्मोन था, आम याद रखना ज्यादा महत्व है। डेल्टा कोशिका देता था सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। ये हार्मोन को विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। ये हार्मोन एक जगह और स्रावित होता है, हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में स्रावित होता है, यहाँ भी स्रावित होता है, 2 जगह होता है, ध्यान रखेंगे। तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन यहाँ क्या काम करता है, इसका यहाँ पर काम है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा काम है कि ये ग्लूकागोन और ग्लाइकोजन, ग्लूकागोन और इंसुलिन के अधिक स्राव को रोकता है, बस इसको अधिक स्रावित नहीं होने देता है, अधिक स्राव को रोकता है, याद रखना है, इसको रोकता है, कम करता है, मतलब ज्यादा स्राव नहीं होने देता। पहला काम बहुत बड़ा रोल नहीं है लेकिन इतना है। दूसरा काम है कि ग्लूकोज को अधिक अवशोषित होने से पेट में, आंत में को रोकता है, ग्लूकोज ज्यादा अवशोषित नहीं हो जाए, जितने काम है उतने हो जाए, तो वो भी काम करता है। ग्लूकोज के अवशोषण को कम करता है, ग्लूकोज के अवशोषण को कम करता है, अवशोषण को कम करता है ग्लूकोज का अवशोषण। और लास्ट काम है कि हमारे शरीर में प्रत्येक अणुओं को, जो उपयोगी अणुओं को बनने में मदद करता है, जिसको कहते हैं स्वांगीकरण क्रिया। तो ये स्वांगीकरण क्रिया में मदद करता है। स्वांगीकरण को एसिमिलेशन इंग्लिश शब्द में कहते हैं, एसिमिलेशन में मदद। ये 3 काम है इसका, बस, है ना। तो ये ग्लूकोज, और ये इसका ये है कि हमारे कह सकते हैं ग्लूकागोन और इंसुलिन के अधिक स्राव को रोकता है, अर्थात ये बीटा सेल और अल्फा सेल के स्राव को कंट्रोल करता है। अल्फा और बीटा सेल, ग्लूकागोन और इंसुलिन, ये अल्फा और ये बीटा को कंट्रोल करता है। ग्लूकोज के अवशोषण को कम करता है ताकि आपका चीनी के लेवल नहीं बढ़े। और स्वांगीकरण मतलब होता है शरीर में जो उपयोगी अणु का बनने में, जो आपका भोजन अवशोषित होता है उसके बाद जो शरीर में वो बनते हैं, उस क्रिया का नाम है स्वांगीकरण। एसिमिलेशन में ये रुकता है, एसिमिलेशन में मदद करता है, हेल्प होता है, ये इसके काम है। और एक और हमारा है लास्ट, ये गैस्ट्रिक बोले थे, एक होता है गामा सेल भी होता है, गामा सेल भी होता है, 5% होता है। ये हमारा गैस्ट्रिन स्रावित करता है। गैस्ट्रिन ये कुछ नहीं है, वो ठीक वैसे ही है जैसे कि हमारे आमाशय के
पायलोरिक भाग में, अमाशय का जो निचले भाग में हार्मोन स्रावित होता है, वही हार्मोन है ये, वही एंजाइम है वो। लेकिन यहाँ पर एंजाइम नहीं है, मतलब हार्मोन के रूप में स्रावित होता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, गैस्ट्रिन हार्मोन के रूप में। लेकिन इसका काम यहाँ पर कुछ नहीं है। मेनली क्या होता है कि ये अल्फा बीटा डेल्टा सेल के बनने में मदद करता है, कि बनने में मदद करता है, इसका बनने में मदद करता है, इसका काम है। ठीक है, इसका काम है अल्फा बीटा और डेल्टा सेल को बनने में मदद करता है। इसका विशेष उपयोग नहीं है, बहुत कम मात्रा में होता है। इतना ही है आपका। ये 4 तरह का हार्मोन में से 3 तरह का हार्मोन ज्यादा प्रमुख है। पहला ग्लूकागोन, दूसरा इंसुलिन और तीसरा सोमेटोस्टेसिन। उसमें से 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका, ग्लूकागोन और इंसुलिन। और ये तीनों हार्मोन जो है, ग्लूकागोन वो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ग्लूकागोन और इंसुलिन मिलकर हमारा शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जब अधिक हो जाता है शुगर आपके शरीर में तो इंसुलिन स्रावित होता है, और जब कम हो जाता है शरीर में शुगर तो ग्लूकागोन स्रावित होता है। इस तरह से दोनों हमारे शरीर में ग्लूकागोन और इंसुलिन मिलकर के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। यही हमारा मुख्य प्रक्रिया है। बाकी प्रक्रिया का और काम क्या है, तो पाचन में सहयोग करना, पाचन के लिए ये करता है, एंजाइम करता है। ये हम लोग पाचन अगले वीडियो में देखेंगे पाचन में, तो वहाँ पर हम इसका चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप लोग को। आप लोग इस वीडियो को देखते हैं और उसमें कहीं भी कोई तरह से दिक्कत हो जाता है, कोई तरह से कष्ट होता है, कहीं तरह समझने में प्रॉब्लम होता है, तो कमेंट बॉक्स में डालिए, और उसका जो भी प्रॉब्लम है हम लोग कमेंट के अनुसार आपको समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आप इस वीडियो को पसंद करिए, देखिए और उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपको देते रहें और मेरा उत्साह बढ़ते रहे। आपके लिए हम हमेशा ऐसे ही अच्छे से अच्छे टॉपिक पर वीडियो बना के देते रहेंगे। परीक्षा के लिए आपके उपयोगी टॉपिक को हम सेलेक्ट करते हैं और आपको वीडियो बना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।